नमस्कार, मैं हूं रचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। चना फसल की बुवाई करके ले अधिक उपज। बदलते मौसम में मुर्गियों के चूजों की देखरेख और प्रबंधन। चना की खेती हमारे प्रदेश के सिंचित और असिंचित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर की जाती है। जो किसान भाई इस समय बुवाई करना चाहते हैं वे इसके क्षेत्र के अनुसार अधिक पैदावार देने वाली प्रजातियों का चयन करके बुवाई करें। तो आप चने की कौन कौन सी किस्मों का करें चयन और इसकी बुवाई करते समय किन किन बातों का खास ध्यान रखें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं भोपाल के विषय विशेषज्ञ आयुष सिंह परिहार से। आज मैं आपके सामने चने की खेती की तकनीकी बुआई के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। पहली बात करते हैं हम जमीन के बारे में। किसान भाइयों, चना शुष्क और ठंडे जलवायु की फसल है। इसके लिए मध्यम वर्षा और सर्दी वाले क्षेत्र सर्वाधिक उपयुक्त हैं। चना की खेती सिंचित और असिंचित दोनों ही क्षेत्रों में मुख्य रूप से की जाती है। इसकी खेती के लिए भारी और दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताई देशी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा करके समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो बुआई के समय 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 100 किलोग्राम DAP, 32 किलोग्राम MOP और 25 किलोग्राम सल्फर का प्रयोग करें, जिससे आपकी फसल की बढ़वार अच्छी होगी। अब हम बात करते हैं सोइंग के सबसे अच्छे वक्त की, जैसे अपन गुड टाइम ऑफ सोइंग के नाम से बोल सकते हैं। 15 अक्टूबर से लेके नवंबर का बीच, ये 2 महीने होते हैं जिसमें हम सोइंग करते हैं। किसान भाइयों, चना की फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए इसकी उन्नत प्रजातियों का चयन करना अनिवार्य होता है। तो आप इसी बात को ध्यान में रखते हुए चना की उकठा अवरोधी उन्नत प्रजातियां राधे अवरोधी KWR 108, KGD 1168, उदय, पूसा, BG 27 का चयन करें, जिनकी औसत उपज क्षमता 25 से 30 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। और काबुली चना में काबुली चना 2, प्रगति, शुभ्रा, उज्जवल, हरा छोला 3 प्रजातियों का चयन करें, जिनकी औसत उपज क्षमता 18 से 20 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। और बीज दर की बात है तो चना की देसी प्रजातियों का 70 से 80 किलोग्राम बीज और काबुली चने का 90 से 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, बीजों को हमेशा किसी विश्वसनीय और प्रमाणित संस्था से ही खरीदें और रोगों से बचाने के लिए थीरम 3 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित करें। बात करते हैं हम सीड ट्रीटमेंट की। तो जब हम सीड ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो हमें सीड ट्रीटमेंट के टाइम चने को 5 ग्राम टेक्बोडर्मा बेडी, 5 ग्राम राइसोबियम कल्चर, इन सभी को अच्छी तरीके से मिक्स करके हमें बीजों को उपचारित करके लगाना है। और अगर हम इसमें जैसे कि रोटू विधि से लगा रहे हैं, विथ हाथों से लगा रहे हैं, तो इसमें 2 बीजे प्रति 15 सेंटीमीटर के दर से लगते हैं। किसान भाइयों, बीजों की बुआई कतारों में करें, जिसमें कतार से कतार 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे 10 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए सीड ड्रिल की सहायता से बीजों की बुआई करें। किसान भाइयों, चना की फसल को खरपतवारों से बचाने के लिए पेंडिमेथिलीन की 3.3 लीटर मात्रा को 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर बुआई के 2 दिनों के अंदर स्प्रे करें,
जिससे खरपतवारों का जमाव नहीं होगा और फसल खरपतवार मुक्त रहकर बढ़वार अच्छी करेगी। परिणाम स्वरूप किसान भाइयों को ऐसी फसल से उपज भी अधिक मिलेगी। मेरी दी गई जानकारी का आप उचित उपयोग करें और इससे आपको अधिक मुनाफा होगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश में इन दिनों मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है और तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में मुर्गी पालन से जुड़े किसानों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि बदलते मौसम में मुर्गियां और उनके चूजे जल्दी से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिससे उनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है। इसलिए ऐसे समय में इनकी देखभाल आप कैसे करें, आइए जानते हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर RM मिश्रा से। आज मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से आप जाड़े के दिनों में चूजा प्रबंधन जो मुर्गी पालक किसान हैं वो किस प्रकार से करें ताकि क्षति कम हो और उत्पादन लाभ ज़्यादा हो। तो चूजा प्रबंधन से हम यह जानते हैं कि जो एक दिन का चूजा, 1 से 2 दिन का जो चूजा हमारे यहाँ आता है हमारे फार्म में, तो वह सीधे हैचरी से निकल के आता है। तो उसकी जो बिछाली हम लोग बिछाएंगे वो कम से कम 3 इंच से 4 इंच की मोटाई वाली हो, ताकि नीचे से ज़मीन से ठंडक ना प्रवेश करे। और बिछाली के ऊपर हम लोग न्यूज़पेपर या साफ़ बोरे का प्रयोग करेंगे, उसको बिछाएंगे, उसके ऊपर न्यूज़पेपर बिछा देंगे ताकि बिछाली किसी रूप से जो नए चूजे हैं वो उसका सेवन न करें, नहीं तो उससे भी मृत्यु दर होती है। चूजा के प्रवेश से पहले सारे बत्तियां जली हुई होनी चाहिए ताकि जो तापमान है वह 95 से 96 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 35 से 36 डिग्री सेल्सियस जाड़े के दिनों में आप अवश्य मेंटेन करेंगे। और उसके लिए एक ठो रूम थर्मामीटर भी लटका के रखें ताकि आप सुनिश्चित कर सकें कि तापमान पर्याप्त है, जो चूज़ों को शारीरिक रूप से उसको स्वस्थ रहने में सहायक होगा। जाड़े के मौसम में मुर्गी पालन करते समय चूजों की डिलीवरी सुबह के समय कराएं, शाम या रात को बिल्कुल नहीं कराएं, क्योंकि शाम के समय ठंड बढ़ती चली जाती है। शेड के पर्दे चूजों के आने के 24 घंटे पहले से ही ढक कर रखें। चूजों के आने के कम से कम 2 से 4 घंटे पहले ब्रूडर चालू किया होना चाहिए। इस माह में चूजा का घर का तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। अगर ठंड ज्यादा हो तो ब्रूडर को कुछ समय के हवा निरोधी भी आप बना सकते हैं। और हैचरी से निकल के आने के बाद उसको एक निर्धारित तापमान की आवश्यकता होती है, वह हमें देना है। तो इसके लिए आप ब्रूडर का व्यवस्था करेंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब्स की प्रयोग करें और बल्ब का संख्या कुछ इस तरह से निर्धारित हो कि प्रत्येक चूजा 2 से 2.5 वाट की आवश्यकता होगी। अब 2 से 2.5 वाट का मतलब अगर हम लोग 200 से 250 वाट का बल्ब लगाएं तो 100 चूजा के लिए पर्याप्त होगा। ये जो शुरुआती सप्ताह है इसमें 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरे सप्ताह में 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरे सप्ताह में 85 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं चौथे सप्ताह में 80 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान आपको मेंटेन करके रखना है। फिर पर्याप्त मात्रा में जल के बर्तन आप जो ब्रूडर कर रहे हैं वहाँ पे बर्तन रखें। प्रति 100 चूजे 3 से 4 जल एवं भोजन के पात्र आवश्यक हैं वहाँ पे। अब एक जो ब्रूडर का जो क्षेत्र है उसमें 300 से 500 चूज़ों के लिए आप ब्रूडिंग का व्यवस्था करें। उससे अधिक अगर संख्या में चूजा पालन करने जा रहे हैं तो एक दूसरा ब्रूडर सेट आप तैयार कर लें। ब्रूडर जब हम लोग बनाने जाएंगे तो एक चिक गार्ड दिया जाता है जो करीब 1.5 फीट ऊंचा होता है। वो एल्यूमिनियम शीट्स से भी बनते हैं या अगर आपके पास अन्य कोई पदार्थ हैं तो उसका भी बनाएं ताकि चूजे
जो निर्धारित ब्रूडर क्षेत्र है उससे बाहर न जाएं। प्राइवेट हैचरी से पहले दिन के चूजों को खरीदते समय ध्यान रखें कि रानीखेत बीमारी का एक F1 स्ट्रेन और मैरिक्स बीमारी का टीका लगा होना चाहिए। अगर टीकाकरण नहीं किया गया है तो पहले दिन के चूजे में मैरिक्स टीकाकरण 2 से 7 दिन पर, रानीखेत F1 स्ट्रेन टीका 13 से 17 दिन पर, गंबोरो टीका 6 सप्ताह की उम्र पर, रानीखेत RB टीका 8 सप्ताह पर, फाउलपॉक्स टीका 16 सप्ताह की उम्र पर और रानीखेत R2B स्ट्रेन टीका देना चाहिए। अब चूजों को आपस में इकट्ठा होने ना दें, उनको समय समय पे दौड़ाने का प्रयास करें, क्योंकि जाड़े का दिन है, चूजे आपस में इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने से भी दब के मरने की संभावना बढ़ जाती है। आपके ब्रूडर हाउस में अगर चूजे खुले तौर पे बहुत फ्रेश और निर्भीक घूम रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका तापमान सटीक है। कक्ष का जो वेंटिलेशन है ये भी बड़ा मायने रखता है। वेंटिलेशन पर्दा ज़रूर ढके और ऊपर से नीचे की ओर जो ऊपर का जो भाग है वो थोड़ा हवादार रखें ताकि हवा का आवागमन अवरुद्ध न हो, क्योंकि वेंटिलेशन के कमी से भी नाना प्रकार के बीमारियां, विकार पैदा हो सकते हैं जो कि उनके रोग प्रतिरोधी क्षमता को कम करेंगे और बीमारियां पैदा करेंगे। इस व्यवसाय में 3 तरह के आहार होते हैं। प्रारंभिक आहार, गोबर का आहार और फिनिशर आहार। प्रारंभिक आहार में प्रोटीन की मात्रा 22 से 24% है। ऊर्जा की मात्रा 27 से 28 किलो कैलोरी तक होती है। ग्रोवर आहार में प्रोटीन और ऊर्जा की मात्रा प्रारंभिक राशन की तुलना में थोड़ा कम हो जाता है। मुर्गी पालक किसान भाई इसको अगर ध्यान देंगे तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं और मृत्यु दर बढ़ने की जो आशंका है ठंड लगने के चलते, और ठंड लगने से उसके बाद अन्य बीमारियों का भी अटैक होने की जो संभावना है यह काफ़ी कम कर सकते हैं और चूजों की मृत्यु दर कम करके आप अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। लहसुन एक मसाला वाली फसल है। इसका उपयोग अचार, चटनी, मसाले और सब्जी के रूप में किया जाता है, इसलिए इसकी मांग साल भर रहती है, जिस कारण किसानों को इसका बाजार भाव भी अच्छा मिलता है। तो जो किसान लहसुन की खेती करने जा रहे हैं वे इसकी उन्नत किस्मों का चयन करके बुवाई कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर RB सिंह। मैं देखता हूँ पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ लहसुन का क्षेत्रफल ज़्यादा लगता है, जैसे आप ले लीजिए राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा में भी काफ़ी एरिया में काफ़ी लहसुन लगता है। लेकिन क्या है कि कुछ जो मेन एरिया हैं जो इसमें ज़्यादातर बारिश होने की वजह से किसान का काफ़ी नुकसान हुआ है, तो उसकी वजह से काफ़ी लहसुन लेट हो गया है। अब उसके लिए हम लोग एरिया वाइज देखेंगे, G282 और G50, ये 2 प्रजाति ऐसी हैं कि जो हमारा राजस्थान और मध्य प्रदेश, गुजरात, जो कि सभी जगह काफ़ी अच्छा ये रेस्पॉन्स देती हैं। किसान भाइयों, लहसुन की खेती के लिए उचित जल निकास वाली दोमट भूमि अच्छी रहती है। भारी भूमि में इसके कंदों का विकास नहीं हो पाता है। मृदा का pH मान 6 से 7 उपयुक्त रहता है। किसान भाइयों, खेत में नमी कम हो तो ऐसी दशा में बुआई से पहले पलेवा करके खेत तैयार करें। खेत की पहली जुताई 1 बार मिट्टी पलट हल से और 1 बार रोटावेटर या 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा लगा दें, जिससे खेत समतल और मिट्टी भुरभुरी हो जाए। अब आइए बात करते हैं खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो लहसुन के सफल उत्पादन में पोषक तत्वों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए आप खाद और उर्वरकों का प्रयोग मृदा जांच रिपोर्ट के आधार पर करें। लेकिन हमारे जो किसान भाई किन्हीं कारणवश मृदा की जांच नहीं करवा पाते हैं, तब वह 250 से 300 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद बुआई के 15 दिन पहले ही खेत में अच्छी तरह मिला दें।
इसके अलावा यूरिया 175 किलोग्राम, DAP 109 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटास 83 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए, जिसमें यूरिया की आधी मात्रा और अन्य उर्वरकों की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय प्रयोग करें। शेष यूरिया की आधी मात्रा को 30 से 40 दिन की खड़ी फसल में प्रयोग करें। किसान भाइयों, 1 हेक्टेयर में लहसुन की खेती के लिए 400 से 500 किलोग्राम स्वस्थ कलियों की जरूरत पड़ती है और फसल को कीट रोगों से बचाने के लिए आप बुआई से पूर्व कार्बेंडाजिम फफूंदनाशक 2 ग्राम से प्रति किलोग्राम कलियों को उपचारित करें। इसके बाद ही कलियों की बुआई करें। देखिए, ज़्यादातर किसान भाइयों के पास में क्या होता है, स्प्रिंकल अगर ड्रिप है तो आप उठी हुई बेड पे भी लगा सकते हैं, जैसा ऊंची उठी हुई क्यारियाँ जैसे अभी मैंने आपको दिखाया। और जिन किसान भाइयों के पास फ्लड पानी देना है तो वो इतनी चौड़ी क्यारी ना बनाएं या इतनी लंबी क्यारी ना बनाएं। ये पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की 15 सेंटीमीटर रखना है। किसान भाइयों, बुआई के बाद खेत में कई तरह के खरपतवार उगाते हैं, तो इस तरह की समस्या से बचने के लिए पेंडी मैथिलीन 3.3 लीटर दवा 800 लीटर पानी में घोलकर बुआई के 2 दिनों के अंदर छिड़काव करने से फसल 25 से 30 दिनों तक खरपतवारों से मुक्त रहती है। इसके बाद आवश्यकता पड़ने पर निराई गुड़ाई के द्वारा फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें, जिससे फसल की अच्छी पैदावार होगी। किसान भाइयों को मेरा मैसेज यही है कि जहां हमारा 30, 35, 40% जो एरिया कम लग रहा है लहसुन का, आप उसकी थोड़ा भरपाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन लगाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और इसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम सेरिया, जिला बैतूल के किसान जगदीश चंद्र ने। आप सोलर पंप के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं, तो जगदीश चंद्र जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे जो किसान भाई लोग हैं वो हमारे जो वर्षा से जो बारिश होती है वो उसी पे डिपेंड करते हैं, उसी पे आधारित है। हमारे जो कृषि कर रहे हैं वो लोग उसी पे आधारित हैं। तो इसके लिए क्या है, हमारा सौर ऊर्जा जो कि बहुत ही आसानी से अवेलेबल है सब जगह, सब एक बहुत ही आसान स्रोत है जिसका इस्तेमाल करके हमारे किसान भाई समय पे सिंचाई कर सकते हैं। सौर ऊर्जा सूर्य द्वारा प्राप्त एक अक्षय ऊर्जा है जिसका प्रयोग बिजली बनाने में कई वर्षों से किया जा रहा है। इस तकनीक में बहुत से सुधार होते होते आज यह तकनीक विद्युत उत्पादन का सरल एवं आसान तरीका बन गया है। सूर्य के प्रकाश को सोलर सेल द्वारा अवशोषित करके फोटो इलेक्ट्रिक विधि से सोलर विद्युत का उत्पादन होता है। इसे हम करंट के रूप में परिवर्तित करके सिंचाई जल निकालने के प्रयोग में लाते हैं। सूर्य से विद्युत उत्पादन हेतु एक मोटर, एक सोलर पैनल तथा एक दिखाई जा रहे निर्माण ढांचे की जरूरत होती है। सोलर सेल जो कि सिलिकॉन नामक धातु से बनाया जाता है। इसके ऊपर सूर्य की किरणें जितनी ज्यादा पड़ती हैं उतना ही ज्यादा विद्युत का उत्पादन होता है। उसके बाद मैं इन चीज़ों में बताना चाहूँगी कि इसमें कुछ आपको कुछ इसके पुर्जे लगते हैं, जैसे कि इसमें सोलर पैनल होता है, इसमें एक बैटरी चाहिए होता है, उसके बाद इसमें एक कन्वर्टर लगा होता है जो कि हमारा सौर ऊर्जा को हमारा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और फिर एक ये हो गई, 3-4 मेजर कंपोनेंट से एक बैटरी लगा। तो ये जो है कुछ मेजर कंपोनेंट्स है जिसमें आपको लगभग मैं बताना चाहूँगी कि इसके जो खर्च है वो आपको डिपेंड करता है कि आप कितने एचपी का भी मोटर लगा रहे हैं। इसमें आपको एचपी आपको मिलेंगे 1 एचपी, 2 एचपी, 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी, 10 एचपी, ऐसे आपको पंप मिलेंगे। तो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50 एचपी तक के आपको पंप मिल सकते हैं। उसमें आपका आप किस तरीके का पंप लगा रहे हैं, कितने एचपी का पंप लगा रहे हैं, आपका इस पे लागत डिपेंड करेगा। इसका जो खर्च होता है लगभग मैं आपको बताऊंगी तो 1 एचपी का मतलब आपका 68,000 से लेके 4,68,000 तक आएगा, जो कि डीसी मोटर, ये मैं डीसी मोटर की बात बता रही हूँ। फिर अगर आप एसी मोटर की बात करें तो एसी मोटर का जो खर्च है वो लगभग 1,15,000 से लेके
5,68,000 तक 5,68,000 तक खर्च बैठता है इसमें। यह सोलर पैनल 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैनुअल, दूसरा स्टैंडर्ड तथा तीसरा ऑटोमेटिक ट्रैकर सोलर। आइए इस बारे में हम चर्चा करते हैं। मैनुअल सोलर सेट के बारे में इस प्रकार के पैनल को सूर्य की दिशा में हाथों से घुमाना पड़ता है। यह कार्य कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सुबह के समय सोलर पैनल को पूर्व दिशा की ओर रखते हैं, दोपहर के समय में सूर्य की सीधी दिशा में रखते हैं और शाम को इसे पश्चिम दिशा में घुमाना पड़ता है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल के बारे में। यह एक स्थायी संरचना होती है। इसे विभिन्न दिशाओं में घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके पैनल को दक्षिण दिशा की ओर स्थायी तौर पर लगा दिया जाता है। यह सुबह के समय थोड़ी देर से कार्य करना प्रारंभ करता है, इसलिए इसमें एक संस्करण आया है जिसे ऑटोमेटिक ट्रैकर सोलर पैनल कहा जाता है। यह ऑटोमेटिक ट्रैकर अपने आप ही सूर्य जिधर रहता है उस दिशा में घूम जाता है। स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल की तुलना में 20 से 30% ज्यादा कार्य करने की क्षमता होती है। यह संयंत्र सुबह 8 बजे से ही कार्य करना शुरू कर देता है। उसके बाद बात करूं तो फिर इसमें आपका जो मेंटेनेंस है, इसमें जो आपको मेंटेनेंस भी इसमें बहुत कम लगता है। इसमें आपको बस कुछ नहीं करना है। इसमें आपको बस आपको जो सोलर पैनल है जहाँ पे आप लगाए हैं वहाँ पे आपको एक स्प्रिंकलर लगाना है, जो कि आपको हर लगभग 15 दिन पे, जो अगर उन पे पैनल्स पे धूल जम जाए तो आपको उससे बस हटा के साफ़ करना है 15 दिन के अंदर। और इसमें आपको फिर बाकी कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए। तो उनके आप लगभग सुबह 9 बजे से लेके आप शाम के 5 बजे तक लगातार आप इसमें सिंचाई कर सकते हैं अपने खेतों में। उसके बाद फिर अगर हम कई जगह हम डीजल इंजन इस्तेमाल करते हैं कि हाँ मोटर चलाने के लिए, तो उसमें आपका जो वातावरण हमारा बहुत प्रदूषित होता है। तो हमारी भारत सरकार आजकल मौसम अनुकूल खेती पे भी बहुत ध्यान दे रही है। तो उनका ये कहना है कि कृषि से जो भी हमारा पॉल्यूशन हो रहा है तो वो हमारा इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे, तो और मौसम अनुकूल खेती होनी चाहिए। तो इससे ये भी होता है कि हम अगर डीजल से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम सिंचाई नहीं कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आप ये सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके आपका जो वातावरण है वो भी प्रदूषित नहीं होगा। एवं इससे क्या होगा कि अगर आप बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, डीजल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आपको किसानों को जो है खर्च भी थोड़ा कम आता है इसमें। हालांकि शुरुआती दौर में आपका खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक देखें, लॉन्ग रन तक, तो इसमें जो है वो आपको खर्चा थोड़ा कम पड़ता है, उल्टा किसान को फ़ायदा ही होता है। इसमें आप किसान भाई ये भी सोच रहे होंगे कि अब इसका अनुदान कैसे ले, क्योंकि ये बहुत महंगा है, तो इसके लिए आपको हर किसान ये इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो सब्सिडी आपको दो जगह से आप मिल सकता है। एक तो आपको भारत सरकार देती है, जो कि पीएम कुसुम योजना के तहत देती है। इसमें आपको 90% योगदान मिलता है, आपको सब्सिडी मिलता है भारत सरकार की तरफ से। दूसरा हो गया हमारा जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार भी एक योजना के तहत देती है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।